अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बिना बटन का रेडियो का एपिसोड नंबर 13 लेकर। और आज के एपिसोड का टाइटल है लुक अराउंड यू टू द पीपल फॉर लर्निंग ग्रेटफुलनेस। Look around you. There are many people in the world to whom you can see, you can admire, you can learn from their stories. You can see how they were very grateful towards tiny thing what nature has provided to them. आज शांतिवन में शाकाहार दिवस मनाया जा रहा था। शाकाहार दिवस जिस दिन सारे शाकाहारी भोजन के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाई जाती है, कृतज्ञता दिखाई जाती है। तो वो दिवस मनाने वाले थे राजा जी, तो उन्होंने पहले से ही सारे लोगों को कह दिया था, सारे जानवरों को बुला करके ये बात की घोषणा कर दी थी कि जिस जिस घर में जो भी लोगों को मनपसंद है उस भोजन की एक लिस्ट बना ले। मैं भी बनवा लेता हूँ राजमहल वासियों के लिए और मेरे परिवार वालों के लिए। और उसके बाद हम एक स्थान का चुनाव करेंगे जहाँ पे हम सभी लोग आकर के एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। तो उसमें से एक लोमड़ी की फैमिली से एक बच्ची उठी और उसने कहा, राजा जी हम सब के घर तो इतने बड़े नहीं हैं कि सारे लोग एक साथ समा जाएं, तो फिर कहाँ करेंगे ये भोज जहाँ पे हम सब एकत्रित होंगे। तो इतने में राजा जी ने कहा तो राजमहल में कर लेंगे। झट से रोशनी बोली, राजा जी हर जितना भी त्योहार होता है, जितना भी भोज होता है, वो सब तो राजमहल में होता है। राजमहल के कर्मी हमेशा काम करते हैं और फिर बहुत थक जाते हैं। इस बार कुछ नया हम लोग ट्राई करते हैं, इस बार कुछ नया सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे राजमहल के सारे कर्मियों को उतना ना काम करना पड़े, वो भी तो एक दिन स्पेशल फील करे। तो राजा जी ने कहा ठीक है, आप सब लोग अपने घर जाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए और फिर कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे तो कल मुझे बता दीजिए। परसों भोज है, तो शाकाहारी भोज से पहले ये सारी तैयारियां उन लोगों ने की थी। एक दिन बाद रोशनी अपने फ्रेंड्स के साथ आई और विनीत बोलता है राजा जी को कि राजा जी हमने डिसाइड किया है कि कितना अच्छा हो कि हम प्रकृति का जो मंदिर है हमारे शांतिवन में, वो तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो जब आरती होती है तो सारे लोग उसके प्रांगण में समा भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे करते हैं क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। हम शाकाहार दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखा सकें, उसको धन्यवाद कह सकें। तो हम मंदिर के प्रांगण में मना लेते हैं ये भोज। राजा जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है बच्चों, आपने इतना सोचा और इतनी अच्छी सी जगह आपने बताई और आपने राजमहल के कर्मियों के बारे में भी इतना सोचा, तो ठीक है फिर मिलते हैं हम लोग मंदिर के प्रांगण में कल। दूसरे दिन सभी जानवर राजा जी के साथ मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो गए। सब अपने अपने घर से भोजन पका के ले आए। राजमहल की जो भी लिस्ट थी उसमें भी पके हुए सारे पकवान राजा जी ले आए थे। अब बारी थी भोजन परोसने की। तो राजा जी ने कहा घर की जितनी भी मादाएं हैं जिन्होंने खाना बनाया है तो वो लोग तो बहुत थक गई होंगी, अब खाना परोसेगा कौन। तभी स्वप्निल जी उठते हैं और कहते हैं कि हम लोग परोसेंगे राजा जी खाना। गृहस्थी हम दोनों से चलती है, अगर हमारी पत्नियों ने इतनी मेहनत से पकवान बनाया है तो परोसने का काम हम करेंगे। तो राजा जी ने कहा बहुत अच्छे, चलिए आप लोग अब एक दूसरे को खाना परोस दीजिए। इतने में रोशनी आ गई और उसने कहा कि अच्छा जी खाना तो परोसेंगे सबके बाबा, लेकिन बाबा को कौन परोसेगा। सभी बच्चे आ गए, हम परोसेंगे रोशनी, जब सारे लोग खा लेंगे फिर बाबा जब बैठेंगे तो तब तक हम खा चुके होंगे। हम सब बच्चे अपने अपने बाबा को बहुत प्यार से परोसेंगे खाना और फिर इस तरह से मिलजुल कर एकता के साथ, स्नेह के साथ एक दूसरे की
सेवा करने की भावना के साथ सभी ने प्रकृति दिवस प्रकृति के गोद में शाकाहारी दिवस मनाया। सब घर जाने ही वाले थे कि इतने में राजा जी ने कहा कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब सब मिलजुल कर मेरे राज्य में रहते हैं, तो बहुत शांति फील होती है। और फिर लगता है कि ये शांतिवन नाम बहुत ही सही दिया है हमने अपने इस वन को। तो सारे जानवर आ गए और फिर उन्होंने पूछा, राजा जी क्या कहना चाहते हैं आप? तो राजा जी ने कहा कि ये देखिए बास्केट, मैं बास्केट्स लेकर आया हूँ, डलिया, जिसे हम हिंदी में डलिया कहते हैं। मैं डलिया लेकर आया हूँ और मैं ये डलिया अपने सभी शांतिवन के बच्चों को देना चाहता हूँ। और इस डलिया का चलेंगे कल बच्चे आप जा करके देखेंगे कि जीवन शैली प्रयोगशाला में प्रधानाचार्य जी क्या प्रयोग इस डलिया से आप लोगों को सिखाती हैं। आपको सिर्फ ये करना है, जो भी पकवान आप अपने घर से बनवा लाए थे ना आज, उन पकवान का जो खाद्य पदार्थ था जिससे वो बना था, जैसे आपने रोटी लाई तो वो गेहूं से बनी थी, तो उन सभी को एक अनाज, सब्जी, फल और जिस जिस चीज से पकवान बना था वो सब आप इस डलिया में थोड़ा थोड़ा करके डब्बे में लेकर जाइएगा और फिर देखिए कि क्या प्रयोग कराएंगे प्रधानाचार्य जी। हाँ, सारे बच्चों ने डलिया ले ली। राजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम किया, आदर से उनसे मिले और विदा होकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन स्कूल में जब बच्चे पहुंचे डलिये में सारा सामान लेकर, बहुत उत्साहित थे कि क्या होने वाला है। तो सारी जितनी भी कक्षाएं थी वो सारे हो गए, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में सारे विषयों के क्लासेस हो गए। उसके बाद लास्ट में प्रयोगशाला की कक्षा होती थी, तो उसमें प्रयोगशाला में प्रधानाचार्य जी आए और उन्होंने कहा, चलिए बच्चों दिखाइए तो अपनी डलिया। फिर वो देख करके वो कहती है, कितना रंग बिरंगा आज मेरा प्रयोगशाला लग रहा है। आज जीवन शैली की प्रयोगशाला में प्रकृति उतर के आ गई है। बहुत ही रोचक और रोमांचक दृश्य है। प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को एक एक करके वो सारी सामग्रियों के नाम बताने को कहा और वो फिर सारी सामग्रियों को कुछ कॉलम्स बनाकर लिखती चली गई। चलिए देखते हैं वो कैसे कॉलम थे और उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने। कुछ इस तरह की कॉलम उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर, श्यामपट्ट के ऊपर यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उसमें इस तरह से हेडिंग दी हुई थी, परिवार, दालें या अनाज, फल, सब्जियां, कौन सा पकवान किसने बनाया और उगाया किसने उस अनाज को। तो पहला परिवार कबूतर का था, उसने चावल, उड़द दाल, सेब, मटर, आलू ये सब लिखा था, बोला, और फिर प्रधानाचार्य जी ने इसको बोर्ड पे लिखा और उससे खिचड़ी बनी और सेब की खीर। और बनाया किसने था? माँ ने। अनाज उगाया किसने? उसके बाबा ने। उसके बाबा किसान थे। लोमड़ी की फैमिली से पूछा गया। फिर लोमड़ी की बच्ची ने बताया कि नाचनी, अंगूर, आलू और इन सबसे नाचनी की खीर बनाई मेरी माँ ने और अनाज उगाया था मेरे बाबा ने, वो भी किसान परिवार के थे। फिर रोशनी और विनीत से पूछा गया तो उन्होंने बताया गेहूं, आटा, बेसन, चना, केला, खीरा, टमाटर, गाजर और इससे बना केले का पुआ और खीरा, टमाटर, गाजर की पकौड़ी। बनाया किसने? माँ ने। और लाए कहाँ से थे? क्योंकि उनके बाबा तो अकाउंटेंट थे ना राजमहल में, तो वो किसान काका के यहाँ से खरीद लाए थे ये सारे सामान। अगली फैमिली थी घोड़े के बच्चे, अगली बारी घोड़े के बच्चे की थी। उसने बोला मैदा और चना, टमाटर, प्याज, लहसुन, तो इससे बना पूरी और चना मसाला। किसने बनाया? माँ ने। सामान कहाँ से लाए थे बच्चे? किसान काका के यहाँ से। अच्छा, अगला बच्चा था बकरी के घर का, उससे पूछा गया, उसने बोला जवार और आम, सोया का साग, टमाटर, प्याज। पकाया क्या था? क्या पकवान लेकर आए थे? भाकरी और शेपू की सब्जी। सोया, शेपू मतलब मराठी में शेपू बोलते हैं सोया को, सोया की सब्जी। बनाया किसने था? माँ ने। और ये सारे अनाज उगाए किसने थे? तो बाबा ने। उसके भी बाबा किसान थे। इस तरह से उन्होंने बोर्ड पे इन सबको लिख दिया था।
प्रधानाचार्य ने इस तरह से बोर्ड पे जो सारी चीजें लिख दी थी, उसके बाद उन्होंने पूछा, बच्चों ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप तो तुम लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, आपको क्या करना चाहिए फिर, और किस लिए वो मेहनत कर रहे हैं? बच्चों ने कहा, हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि वो हमारे लिए हमारे घर पे भोजन का इंतजाम कर सके, और हमारे पालन पोषण में जितनी भी चीजें लगती हैं उसको जुटा सके, इसलिए वो इतना काम करते हैं। तो प्रधानाचार्य जी ने पूछा, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों? तो लोमड़ी की बेटी खड़ी होकर के बोलती है कि प्रधानाचार्य जी, माँ को तो हम घर में देखते हैं काम करते हुए, स्कूल से जाने के बाद हम घर पे ही रहते हैं, माँ को देखते हैं माँ क्या क्या काम कर रही है, लेकिन हमने बाबा को काम करते हुए नहीं देखा। मेरे बाबा भी खेत पे जब जाते होंगे, इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में वो बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत पसीने बहते होंगे उनके इस अनाज को उगाने में। तो हमें अपने अपने बाबा के साथ उनके कार्यस्थल पे भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि जितनी मेहनत माँ कर रही है परिवार चलाने के लिए, बाबा क्या कर रहे हैं। तब हमें पता चलेगा कि हमारे बाबा भी बहुत काम करते हैं, तो जिसका हमें एहसास नहीं, क्योंकि हम घर पे रहते हैं। और उसके भोले से मन से एक और बात बाहर आई। उसने कहा, जैसे रोशनी के बाबा काम करते हैं, वैसे मेरे बाबा भी खेत में काम करते हैं। रोशनी के बाबा को तो सब सम्मान देते हैं क्योंकि वो राजमहल में काम करते हैं, लेकिन मेरे बाबा को उतना सम्मान नहीं मिलता टीचर। क्यों? मेरे बाबा भी तो सबका, रोशनी के बाबा अकाउंट संभालते हैं, बही खाता संभालते हैं, और मेरे बाबा और इन दोनों के बाबा, कबूतर के और बकरी के बाबा भी तो खेत में काम करके सबके घरों में अनाज का इंतजाम करते हैं। तो हमारे बाबा को उतनी ज्यादा इज्जत क्यों नहीं मिलती? इस पर प्रधानाचार्य जी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, बेटा, आज का प्रयोग यही सिखाता है कि एक समाज किसी एक व्यक्ति के काम से नहीं चलता। उस समाज में तरह तरह के कार्यभार होते हैं और उस समाज के लोग मिलजुल कर उस समाज को चलाते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर काम की अपनी एक अहमियत होती है। जैसे रोशनी के बाबा अकाउंट संभालते हैं, वो किसान का काम नहीं कर सकते, अनाज नहीं उगा सकते, वैसे ही तुम्हारे बाबा जो अनाज उगा पा रहे हैं वो अकाउंटेंट का काम नहीं कर पाएंगे, और रोशनी के बाबा राजा जी का काम नहीं कर पाएंगे, राजा जी रोशनी के बाबा का काम नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एक समाज आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर निर्भरता से भी चलता है, और हमें हर प्रकार के जो कार्य हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, और इन सभी के कार्य को हमें सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने से मन शांत, आत्मा शुद्ध होती है। अपनी इस कहानी को मैं एक नेचुरल इवेंट से जोड़ना चाहती हूँ, आपको मिलाती हूँ अपने एक भारतीय भाई से, जिनका नाम है ऋषभ धनु, जो पेशे से तो इंजीनियर है, लेकिन प्रकृति को सम्मान देना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बहुत जुड़े हुए हैं वो प्रकृति से। वो बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने अपने घर में 5 पौधे लगाए तो उन 5 पौधों के साथ अपनी एक फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके घर आऊँगा और आपकी स्केच बनाऊँगा। या बच्चे, उनके जो नेबरहुड के बच्चे, उनके घर भी जाके अपने स्केच बनवा लेते हैं। इस तरह से वो बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना, और प्रकृति ने हमें जो दिया है ऑक्सीजन, लाइफ सेविंग गैस, ऑक्सीजन हमें मिलती है प्रकृति से, तो और प्रकृति उसका क्या कॉस्ट लेती है बच्चों? कुछ भी नहीं। हमें प्रकृति को ग्रेटिट्यूड कैसे शो करना चाहिए, उसके प्रति हमें कृतज्ञ कैसे होना चाहिए। हम कुछ पौधे लगाएंगे, अगर हर बच्चा अपने घर में 5-5 पौधे भी लगा ले तो बहुत अच्छा होगा, प्रकृति खुश होगी कि मेरा सम्मान हो रहा है। बच्चों, दुनिया ऐसे बहुत सारे लोगों से भरी है, जैसे आज
ऋषभ धनुक को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। कल आपकी अच्छाई को देखकर आने वाले कल में कोई आपको इंट्रोड्यूस करेगा। चलिए मिलते हैं ऋषभ धनुक से पहले। कैसा लगा आप लोगों को ऋषभ धनुक से मिलके? मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो मैं लेसन प्लान पढ़ाया, जो मैंने आज ग्रेटफुल लोगों को ढूंढिए अपने आसपास, उन्हें एडमायर कीजिए, उनसे सीखिए कि वो क्या क्या करते हैं। हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा काम करने का मन करता है। और फिर इसी एपिसोड के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छे लेसन प्लान्स लाने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं, जिनको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बच्चों की मुस्कुराहट से पूरा वातावरण अच्छा हो जाता है। चलिए जीते रहिए। जय हिंद।